तो दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है। और वो सेव अभी करना इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जहाँ पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया। और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया और रिहा करवा के अब वो लेके उनको वापस भेज रहे हैं। एक इंडियन नेवी थी, आईएनएस कोलकाता, जिसने इस ऑपरेशन को किया। और कहा जाता है कि एक P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी इंडिया ने इसके ऊपर डिप्लॉय किया। और आईएनएस कोलकाता एंड आईएनएस सुभाद्रा जो हैं, जो कि ये और उनके साथ साथ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी थे। सो इट मीन्स कि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज की। और इंडियन एयरफोर्स के जो जिसे वो कहते हैं ना C-17 एयरक्राफ्ट है, उन्होंने प्रिसाइज एयर ड्रॉप किया दो शिप्स को अलॉन्ग साइड इंडियन नेवी मार्कोस, जो कि अरेबियन सी में ऑपरेट कर रही थी। और इसका जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन था, इसका नाम था ऑपरेशन सनकाप। और ये 40 आवर्स का एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, बड़ा लंबा था। और कहा जाता है कि इंडियन जो आईएनएस कोलकाता है, उसने एक पायरेट को उनको इंटरसेप्ट किया। और ये जो MV रूइन, जो कि बल्गारियन शिप थी, जो कि अंडर अटैक थी, और ये इंडियन कोस्ट से 2600 किलोमीटर दूर थी। और कहा जाता है कि प्रॉपरली स्ट्रेटेजिक मैनूवर्स इस्तेमाल किए गए और पायरेट शिप जो है और उनको फिर भागना पड़ा। और बहरहाल ये एक बड़ी एक्सरसाइज है। देखें, हम काफ़ी दिनों से इस हवाले से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत एक्टिव है। और इसकी ज़ाहिर बात है, वजूहात हैं। मैं इस पे बात करता हूँ कि इंडियन नेवी अपनी सॉफ्ट पावर थ्रू नेवी कैसे इस्टेब्लिश कर रहा है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरी दुनिया में जो आर्मीज़ हैं, ये एक बहुत अच्छी बुक है। आई विश आई कैन शो यू, मेरे पीछे यहाँ पड़ी है, प्रोफेसर जोसेफ नाय की पावर और द फ्यूचर ऑफ पावर बेसिकली। वो पढ़ने वाली बुक है, जिसमें वो बताते हैं कि फ़ौज की जो सॉफ्ट पावर है वो कैसे आती है, क्या करते हैं वो। बहरहाल ये जो आईएनएस कोलकाता जो कि मिशन डिप्लॉय किया गया था अरेबियन सी के अंदर, इसमें ये आप देखें कि सोमाली पायरेट्स बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर एवरीवन। और कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी जो है, वो जो MV रूइन जो जिसको सोमाली पायरेट्स ने पकड़ा था, उसको काफ़ी देर से वॉच कर रहे थे। और ये एक सोकोट्रा आइलैंड है यमन का, जिसे वो कहते हैं ना कि और फिर इन्होंने वो पहले वॉच कर रहे थे। फिर और ये जो शिप थी, ये सोमाली पायरेट्स वो जो यमनी आइलैंड है सोकोत्रा, उसके 380 नॉटिकल माइल्स पे थी। और फिर उन्होंने एक इंजर्ड बल्गारियन को रिलीज़ किया। इंडियन नेवी ने उनको प्रेशराइज किया। और अब बाद में फिर इंडिया ने उनके जो MV रोवन को भी ले लिया, क्रू मेंबर्स को भी ले लिया और उनको भी पकड़ लिया। सो ये एक जिसके ऊपर जो बल्गारिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो उसने शुक्रिया अदा किया डॉक्टर जयशंकर का, कि जिस आपने हमारे साथ जो क्रू मेंबर हैं उनको रिलीज़ करवाया। अब देखें ना, बल्गारिया फॉर इंस्टेंस, अगर आप इंटरनेशनल मैप देखें, तो बल्गारिया अगर वहाँ से आता तो किससे मदद लेता। सो बल्गारिया को किसकी मदद चाहिए थी। सो इट वाज अ वेरी बड़ा चैलेंजिंग चीज़ थी। सो बल्गारिया ने उनके फॉरेन ऑफिस ने, जारी बात है मिनिस्ट्री ने इसको शुक्रिया अदा किया इंडिया का। देन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का शुक्रिया अदा किया। जो बल्गारिया की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं संडे, उन्होंने नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। बल्गारिया के प्रेसिडेंट ने ट्विटर पे इसका शुक्रिया अदा किया। सो बल्गारिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था, जिसको वो एड्रेस नहीं कर सकते थे। और सुना है कि डॉक्टर जयशंकर ने भी उसके ऊपर ट्वीट की और उन्होंने कहा व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। मतलब ये है सॉफ्ट पावर। जिन लोगों को नहीं पता, ये है सॉफ्ट पावर। अगर आप उनकी ट्विटर हैंडल पे जाएंगे, जो डॉक्टर जयशंकर का है, जयशंकर आपको पता है बड़े सीजनड किस्म के, बड़े तगड़े किस्म के डिप्लोमेट हैं। इस खित्ते में मैं नहीं समझता कि इतना मंजे हुए कोई डिप्लोमेट हो जितना मंजे हुए डिप्लोमेट डॉक्टर जयशंकर हैं। जो मैरी गैब्रियल है, उन्होंने जब मैसेज किया
कि जनाब आपका शुक्रिया कि आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन अफेयर्स को हेड करती हैं। तो उन्होंने जब कहा तो उन्होंने कहा, डॉक्टर जयशंकर ने एक लाइन लिख दी, दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। तो मतलब ये है कि भाई हमने मतलब इतना बड़ा काम किया तो एक लाइन से ही गुजारा हो जाता है। सो प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी थैंक यू कहा। ये जाहिर बात है, बल्गारियन मीडिया में आप देखें तो ये बड़ा एक जिसे वो कहते हैं ना चैलेंजिंग चीज़ थी। ठीक है जी। और ये एक है। सो अब ये जो सॉफ्ट पावर की बात है कि कैसे इंडिया की सॉफ्ट पावर इससे इंक्रीज हो रही है, मैंने आपको कहा है कि प्रोफेसर जोसेफ नाय और उनकी उनकी बहुत सारी बुक्स हैं इसके ऊपर, लेकिन कहा जाता है कि उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक थी बाउंड टू लीड द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर, जिसे वो कहते हैं ना कि जो सॉफ्ट पावर को कैसे करना है। सो इसमें वो कहते हैं यू हैव टू कोऑप्ट पीपल रादर देन कोर्स देम। सो फॉर इंस्टेंस अगर इंडियन नेवी को यहाँ पे देखा जाए, एज डॉक्टर जोसेफ नाई ये कहता है कि आपने कोऑप्ट करना है, मतलब उनको मिलाना है साथ, उनको साथ जोड़ना है, ना कि उनको कोर्स करना है। सो जब नेवी देखें, ऑब्वियसली गन वालों का क्या काम है, बंदूक वालों का क्या काम होता है, सारी बात है कोर्स करने का काम होता है। बट दीज आर दी एंगल्स जहाँ पे आप उनको कोऑप्ट करते हैं, और आप अपने वैल्यूज़, कल्चर और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए करते हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि जैसे इंडिया की पूरी दुनिया के अंदर जो पीस कोड्स होती हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका अपनी हॉलीवुड के ज़रिए, इंडिया जो है वो अपनी बॉलीवुड के ज़रिए अपनी फ़ौज का वो बताता है। ठीक है जी। ओके जी, इनकी जो फ़ौज है वो किस तरह चीज़ें कर रही है। सो इंडियन मुझे ऐसे लग रहा है कि नेवी जो है, इंडियन नेवी पर्टिकुलरली देखा जाए, उसकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और अगर देखा जाए थोड़ा सा माजी में चले, जब जब पेंडेमिक थी तब भी इंडियन नेवी ने इस जो पेंडेमिक के मसले को कम्बैट करने के लिए इंडिया का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ाया था। और जिसमें ये कहें कि वो लार्जली बहुत सारी जगहों में उन्होंने वो जो होती हैं कोरोना वायरस की जो किट्स हैं और वो चीज़ें जो हैं वो पहुंचाई भी। और आपको पता है कि जहाज़ लेके जाना और उतरना वो एक थोड़ा और मुश्किल होता है। और लेकिन इंडियन नेवी जो है जिसे वो कहते हैं ना, उसने वो जो जोसेफ नाय की डेफिनेशन है सॉफ्ट पावर की, कि आप एज ए कैपेसिटी होती है, सॉफ्ट पावर है इंडियन नेवी की। सो इट्स अ कैपेसिटी टू अचीव गोल थ्रू अट्रैक्शन रादर देन कोर्जन। सो आपने ब्राइबरी नहीं की, आपने कोर्जन नहीं की, और आपने अट्रैक्शन ली है। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली वो इस हवाले से बात कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ें जो है। सो इंडियन नेवी ने कोविड पेंडेमिक के हवाले से बहुत सारा ऐसा लिटरेचर मिलता है कि उन्होंने काम किया है। और इंडियन नेवी जो है उन्होंने काफ़ी, जिसे वो कहते हैं ना, इंडियन ओशन रीजन के अंदर हुरिकेन्स हों, मॉनसून्स हों, इवैक्यूएशन चीज़ें हों, वो उन्होंने काफ़ी एक्टिव हैं। सो बेसिकली तो पीछे हुकूमत है, पैसा दे रहे हैं वो नेवी को कि भाई निकलो यहाँ से और जाओ इंटरनेशनल वाटर्स में। अभी इस शिप को उन्होंने 2600 किलोमीटर से किया। ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना, आप देखें कि एक वक्त था कि जब ये पेंडेमिक आई तो जो तमाम ममालिक की जो जीडीपी है वो माइनस में चली गई। तमाम ममालिक की जीडीपी माइनस में चली गई। और दूसरा इसमें यह है कि लेकिन इंडियन नेवी भी इसमें एक्टिव थी, इफेक्टिव थी, अपना रोल प्ले कर रही थी। लेकिन याद रखें, इंडियन नेवी की सारी ये जो प्रोजेक्शन है, ये ग्रेट पावर कंपटीशन में है। जो इनके अंदर जो लार्जर देखें, दो तरह की होते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। एक रेस्क्यू ऑपरेशन वो मुल्क करता है, छोटा मुल्क है मिसाल के तौर पे, वो इंडियन ओशन के अंदर किसी शिप को करेगा तो कोई वैल्यू नहीं होगी, एक थैंक यू वेरी मच हो गया। लेकिन अगर बड़ा मुल्क करेगा तो बड़ा मुल्क उसको फिर उस पैराए में लेके आता है। ठीक है, एक तो ये है ना कि जी आपकी शिप गुजर रही थी, आप वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे थे, रास्ते में डिस्ट्रेस कॉल आ गई, आप वहाँ पहुँच गए, आपने बंदे छुड़ा लिए। एक होता है कि यू आर वॉचिंग एवरीवन, यू आर लुकिंग थिंग्स। सो इंडिया बेसिकली ये ग्रेट पावर कंपटीशन में है, कर रहा है।
और मिलिट्री एयर और इनकी जो नेवी है वो अपनी सॉफ्ट पावर में, ये एक सॉफ्ट पावर का उनका बड़ा टूल है और ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। और जिसमें वो जिसे कहते हैं ना डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो यूरोपियन पॉलिसी मेकर्स तक भी पहुंच गए हैं। एक तरफ तो खित्ते के ममालिक थे जिनके साथ वो लगे हुए थे, इंगेज कर रहे थे। अब वो समझते हैं कि हमें आइंदा आगे भी जाना है और हमें इन इलाकों में जाके काम करने की ज़रूरत है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये आप देखिएगा, पहले बरतानिया होता था, ठीक है जी। बरतानिया की रॉयल नेवी थी, एक नेशनल सिंबल था भाई उनकी, जिसे वो कहते हैं ना एवरी कॉर्नर स्टोन उनकी, जो एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड द ब्रिटिश अपनी पावर जो है उसको डिस्प्ले किया हुआ था, जो रॉयल नेवी थे। और लेकिन अभी वो देखें आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। अभी आप ग्रेट ब्रिटेन की जो असल ताकत थी वो तो इनकी नेवी के ज़रिए थ्रू सी पार थी ना। और जिसे वो कहते हैं ना यूके डिपेंड ही उस पर करता था कि पूरी दुनिया के साथ जो वर्ल्ड अफेयर्स वो थे ही। और जिसे वो कहते हैं ना कि बरतानिया प्रॉपर, एक तो वो कहता था जी ठीक है हम लिबरल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हम रिएक्शनरी फोर्सेस के ख़िलाफ़ हैं, हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के हक़ में हैं, हम यूनिलैटरलिज्म के हक़ में नहीं हैं। तो ये एक वो उनका तरीक़ाकार था। लेकिन इंडिया के बाद भी यही बातें इंडिया भी करता है। इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं दुनिया में यही बातें करते हैं कि ये भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड को एक्सपैंड करो, यूनिलैटरलिज्म ठीक नहीं है। सो इंडिया इज़ बेसिकली ब्रेकिंग द स्टेटस को। सो वो अपने आप को एक स्टेप आगे लेके जाना चाह रहा है। सो अमेरिकन हो, बरतानिया हो, वो इस सारे प्रोसेस में अपने आप को थोड़ा आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं, इस स्टेप इस तरह, ताकि वो दुनिया को ये बता सकें कि भाई अब इंडिया वैसा मुल्क नहीं है जैसे माजी में हुआ करता था। फ्रैंकली इसमें आप देखें कि अगर बल्गारियन जो प्रेसिडेंट ने ये बात की है, तो आप देखें ना इंडियन मीडिया इसको कैसे उछाल रहा है। आजकल नरेंद्र मोदी को क्या चाहिए? सॉफ्ट पावर। एंड वो अपनी सॉफ्ट पावर कहाँ से ले रहे हैं? एक तो है स्टेट ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट रिपब्लिक, वो तो अपना काम कर रही है और नेवी का वो है। लेकिन डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर पर्टिकुलरली एंड इस तरह का मुल्क जो एक नया उठ रहा हो, वो उसमें पॉलिटिकल क्लास सारी चीज़ें अपने पलड़े में डाल लेते हैं। मे बी जैसे मैंने कहा ना, यूरोपियंस एंड बरतानियाई बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे ममालिक को बचा रहे हों, लेकिन अब वो इस तरह, एक तो वो बोर हो गए हुए हैं, दूसरा वो समझते हैं कि शायद हमारे और बहुत सारे मीन्स हैं टू हैव पावर, हमारे और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं टू हैव पावर। सो हमने क्या करना है इसको डिस्कस करके। लेकिन ये जो इंडियन नेवी ने ऑपरेशन किया है, ठीक है, सो इसमें तो बड़े पैमाने पे उन्होंने इसको एट होम डिस्प्ले किया है, ठीक है जी। सो ये इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रेट पावर कंपटीशन। और जारी बात है उसमें इस खित्ते की जितनी बड़ी ताकतें हैं, जिसमें चाइना सरफहरिस्त है, पाकिस्तान के पास नेवी ज़रूर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान उसको वो नहीं कर रहा, कोई डिस्प्ले भी नहीं किया हुआ उसने। और अब आप देख लें श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, ईरान हो, ये जितने बाकी मडागास्कर हो, सेशल्स हो, कॉमोर्स हो, ये सारे जितने इलाके हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि इन सारे इलाकों के अंदर, ठीक है जी, इंडियन ओशन रीजन के अंदर जितने भी एरियाज आते हैं, ममालिक आते हैं, वो सबको वो अपनी वो बनाना चाहता है, अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाहता है। सो इसको एक टर्म बोली जाती है फ्लोटिंग सॉफ्ट पावर। नेवी के अंदर ये एक फ्लोटिंग सॉफ्ट पावर है। और इंडियन नेवी जो है वो अपनी सॉफ्ट पावर उन्होंने डिस्प्ले भी की हुई है कि उनको पता है हमारी सॉफ्ट पावर है और ये फ्लोट कर रही है। क्योंकि आपके थ्रेट्स बदल रहे हैं, आपके वो जिसे कहते हैं ना टारगेट्स बदल रहे हैं। आप आज एक जगह पे हैं, कल दूसरी जगह पे हैं, कल तीसरी जगह पे हैं। सो उनको वो अपनी एक चीज़ नज़र आ रही है कि अब हमने ऐसे ही घूमते फिरते रहना है, लेकिन पीछे से इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने इस खित्ते को सिक्योर करना है। एक तो सारी बात है, चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि चाइना इस इंडियन ओशन में ऑलरेडी मौजूद है। चाइना भी, आपको पता है, वो भी अपनी सप्लाई चेन को कर रहे हैं। अगले दिन मैंने आपसे कहा था कि इंडिया जो है वो ज़्यादा प्रोएक्टिव है रेड सी के अंदर एज़ कम्पेयर टू चाइना। चाइनीज़ क्यों नहीं है, ठीक है। और मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि चाइना इंडिया की ग्रोइंग सॉफ्ट पावर को देखते हुए चाइना विल इंटरवेन। यहाँ एक चाइना का और भी एडवांटेज उनको है कि वो समझते हैं कि वी हैव अदर मीन्स ऑफ पावर।
अदर मीन्स ऑफ पावर से मुराद ये कि उनकी ऑलरेडी उनकी जो इकोनॉमिक कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है, ठीक है, वो दुनिया को वैसे ही उन्होंने अपना डिपेंडेंट कर लिया हुआ है कि वो समझते हैं कि भाई हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इशू नहीं। सो ये चीज़ मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि चाइना की बेस है जिबूती के अंदर, लेकिन चाइना खामोश है। इंडिया की अपनी बेसिस बना रहा है, लेकिन इंडिया प्रोएक्टिव है। और मैं आपको बात बताऊं, अगर 5 साल अगर नरेंद्र मोदी के आते हैं, तो आप इमेजिन करें कि अगले 5 सालों में नरेंद्र मोदी इंडियन ओशन के अंदर पायरेसी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बचाने के चक्कर में दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव, और बड़ा एग्रेसिव रोल प्ले करेंगे वो, क्योंकि उनको एक चीज़ की समझ आ गई है कि भाई इससे क्या होता है। एक तो आप अपना जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ करो, दूसरा आप पायरेसी के खिलाफ निकलो, अपनी नेवल पावर डिस्प्ले करो, ठीक है जी। अगर कहीं पे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गए हैं वहाँ पहुँच जाओ। और इस वक्त ये जितने भी साउथ ईस्ट एशियन एशिया पैसिफिक के ममालिक जितने भी मौजूद हैं, ट्रस्ट मी ये तमाम ममालिक से एक ही चीज़ चाहते हैं, और वो HADR है, यानी कि ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ। दिस इज़ व्हाट दे वांट। आई हैव इंगेज्ड विद मैनी ऑफ द पीपल, और मैंने सब काफ़ी लिखा और बोला भी है। एंड मुझे जो असेसमेंट मिली है, ये तमाम बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं, वियतनाम हो या इसमें ये जो है, और वो सारे के सारे ये समझते हैं कि भाई हमें वी हैव टू बी वेरी 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 डिपेंडेंट ऑन ग्रेट पावर्स जब भी कोई डिज़ास्टर आते हैं। आपने देखा हो इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान के अंदर बहुत सारे आते रहते हैं। 2011 में एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर आया था जापान के अंदर, फुकुयामा न्यूक्लियर पावर प्लांट के, इस तरह के और सारे। सो चाइनीज़ उस तरह भाग के नहीं जाते, चाइनीज़ थोड़े साइड पे बैठे रहते हैं, वो इंतज़ार करते रहते हैं। और वो वेट करते हैं, वो कहते हैं ठीक है कर लेंगे, देखी जाएगी। उनको उतनी जल्दी नहीं है जितनी बाकी इंडिया को जल्दी होती है, और उसकी वजह यह है कि इंडिया हैज़ इज़ ओन एम्बिशंस, और वो एम्बिशंस जो हैं इंडिया के, मैंने कहा ग्रेट पावर कंपटीशन के एम्बिशन, और कोई उस तरह का एम्बिशन नहीं है उनका। उनको पता है कि हमने ग्रेट पावर कंपटीशन में आना ही आना है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। और इसके सिलसिले में उन्होंने अपनी एक अपनी रेट इस्टेब्लिश करनी है, और उनको इस चीज़ का पता है। उनको इस चीज़ का पता है कि अगर हम इस खित्ते में इफेक्टिव रोल प्ले नहीं करते तो ये एक वैक्यूम है, क्योंकि अमेरिकन यहाँ से जा चुके हैं। अमेरिकन ने अभी जैसे ये होथीज़ ने जो कुछ किया है, तो अमेरिकन उसमें वाले से क्या कर सकें, स्वाय कि 10 मुल्कों का अलायंस बना लिया, साथ यूरोपियंस को डाल लिया, और वो कुछ भी नहीं कर सके, ठीक है। इंडियंस को पता है कि हम हैं रेजिडेंट पावर, यहाँ के लोकल्स हैं, और हमने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को कामयाब करार देना है। और अगर हमने इसको कामयाब ना करार हुए, और अगर हम अपनी नेवी को डिस्प्ले पे ना लगा सके, और हमने दुनिया को ना बताया, तो फिर क्या हम करेंगे। सो एक क्वेश्चन आता है ना कि फिर हम क्या करेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ये सारी चीज़ें करनी करनी है। इन्होंने अपने आप को मज़ीद इफेक्टिव करना है, तेज़ करना है, भागना है, दौड़ना है, और इन्होंने इस खित्ते के अंदर अपने पूरे नेवी के ज़रिए अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। फ़ौज तो देखिए उसकी लिमिटेशन है, एयरफोर्स की अभी अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका मतलब ही ये है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का मतलब ही ये है। और वो तीसरा भी बनाएंगे, बन रहा है मेरा ख्याल है, चौथा भी बनाएंगे, पांचवा भी बनाएंगे। ये एयरक्राफ्ट कैरियर उतने नहीं हैं जितने अमेरिकन के हैं, उनके तो एयरक्राफ्ट कैरियर को कहा जाता है सेलिंग सिटीज़। जैसे इंडिया की है ना कि आपकी जो सेलिंग सॉफ्ट पावर है, ठीक है। सो वो सेलिंग सिटीज़ होते हैं इतने बड़े बड़े, और उनके इर्द गिर्द जो हैं वो शिप्स होती हैं, बड़ा कुछ उसके मसले और चीज़ें होती हैं। सो इंडियंस जो हैं दे डू अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है और क्या आइंदा नहीं करना। सो दे आर वो अपनी पावर को स्ट्रेंथ कर रहे हैं थ्रू नेवी के अंदर, और इस HADR के अंदर वो ज़्यादा आएंगे। लेट्स सी आइंदा अब वो क्या होता है इस हवाले से, बट दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इस सेंस में कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर ने और फॉरेन मिनिस्टर ने जवाब दिया, और बल्गारिया की सारी हुकूमत जो है वो इंडिया का शुक्रिया अदा कर रही है कि आपने हमारी मदद की और हमें इस सारे प्रोसेस में बचाया है। और बेसिकली इंडियन इन अदर वे अगर देखा जाए तो बल्गारिया के अंदर तो ये क्राइसिस था कि बल्गारिया की फ़ौज क्या कर सकती है, नेवी क्या कर सकती है, एंड दे आर टेक्निकली लैंड लॉक्ड हैं वो भी, मेरा ख्याल है ब्लैक सी उनको लगता है। बाकी अदरवाइज़ तो उनको वो बाकी ममालिक के ऊपर डिपेंडेंट है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अगेन ये वो जैसे चेक मार्क है ना, नरेंद्र मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर ने एक और डिप्लोमेटिक माइलस्टोन अचीव किया।